Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 11th of November 2021, Thursday. Inspiration of the day is all you need in this life is ignorance and confidence. Then success is sure. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 4. Cabinet raises ethanol procurement prices. कल कैबिनेट ने कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए वेडनेसडे को, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन था दैट वाज increased in the procurement price of all three categories of ethanol produced from different sources. So on Wednesday, cabinet has taken few important decisions related to the procurement of the commodity. It is not only related with the procurement of ethanol but also the procurement of jute and other essential commodity. So in case of ethanol, center government or the cabinet committee has increased the procurement price by 1.27 to 2.5% for the financial year 22, and that procurement process is going to begin from December 1. The catch here in this news is that ethanol procured from all three categories. What are three categories? Some of you might be knowing about the ethanol production. As we all know, ethanol is one of the principal biofuel which is naturally produced by fermentation of sugar by yeast or via petroleum processes such as ethylene hydration. So it is one of the important biofuel, and if you are currently aware about the ethanol and its blending requirement, that recently center government has made it mandatory to blend the ethanol with certain fuel in order to increase the India's energy security, in order to increase the incentive for the farmer, impact on emission and for many other benefit. तो बेसिकली जो एथेनॉल है वो फूड प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होता है. वन फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस तरह के कैटेगरीज हैं एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए. एंड डेफिनेटली ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट और use the different kind of raw material in order to produce the ethanol. So ethanol is one of the very important biofuel. और रिसेंटली गवर्नमेंट का जिस तरह से अप्रोच है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, उसको देखते हुए ये एथेनॉल का जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है इसको बढ़ाने का डिसीजन बहुत ही एप्ट डिसीजन है. क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट एथेनॉल प्रोक्योरमेंट के प्राइस को 1.27 से 2.55% तक बढ़ा रहा, तो उससे क्या होगा, एथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो फार्मर इंक्रीज करेंगे. और जो ब्लेंडिंग की रिक्वायरमेंट है, जो फ्यूल में ब्लेंडिंग के लिए मिनिमम परसेंटेज गवर्नमेंट ने फेस किया है, वो ब्लेंडिंग भी हो पाएगी. और एनर्जी रिक्वायरमेंट या एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के जो इंडिया की डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ पर, वो भी थोड़ी रिड्यूस होगी. हमारे इंपोर्ट बिल थोड़े रिड्यूस होंगे, एमिशन के टारगेट अचीव करने में हेल्प मिलेगी, एंड मोर और लेस जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी. तो ये हमें कह सकते हैं कि एक तीर से बहुत सारे निशाने गवर्नमेंट ने करने की कोशिश करी, एंड दैट इज़ अ गुड डिसीजन. फॉर एथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम सेकेंड जनरेशन सोर्सेज दैट एक्चुअली इंक्लूड द ग्रेन बेस्ड सोर्सेज, जैसे कि अनयूज्ड राइस, व्हीट, कॉर्न, इन सब से जो एथेनॉल प्रोड्यूस होता है उसका प्राइस डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ गिवन द फ्री हैंड टू ऑयल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. सो oil PSUs have been given the flexibility or the power to determine the price at which they really want to purchase the second generation sources. स्टूडेंट यहाँ पर एक थोड़ा सा एथिकल इश्यूज़ भी इन्वॉल्व होता है. कई बार आपने न्यूज़ में अगर देखा हो कि एथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर के कुछ जो NGOs हैं दे ऑलवेज, और कुछ जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलवेज रेजिस्ट करते हैं. उनका ये कहना है कि फूड जो है वो इंडिया में, जबकि कई जो स्टारवेशन है, माल न्यूट्रिशन है, हंगर है, वो बहुत ज़्यादा है. तो फूड को फ्यूल प्रोडक्शन में ना यूज़ करके माल न्यूट्रिशन, हंगर को रिड्यूस करने में गवर्नमेंट यूज़ करे, तो कुछ एथिकल कंसीडरेशन भी आते हैं, मोर स्पेसिफिकली सेकेंड जनरेशन सोर्सेज से एथेनॉल प्रोड्यूस करने में. तो इसीलिए थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल पे भी कई जो
प्रोड्यूसर्स हैं वो शिफ्ट कर गए हैं। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल or bioethanol is focused on the use of marine organisms such as algae. And definitely the public acceptance on the ability of algae to provide the biomass for bioethanol production is positive, as this action can limit the feedstock competition from agriculture plants. तो इसको लेकर भी कई सारे एथिकल कंसिडरेशन है दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हेयर. इट वॉज जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स दैट एथेनॉल प्रोडक्शन में भी कई सारे एथिकल इश्यूज आते हैं. तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन बेसिकली मरीन ऑर्गेनिज्म या ऐसे फूड प्रोडक्ट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जिससे कि फूड सिक्योरिटी को कोई रिस्क ना हो. तो जो सेकेंड जनरेशन से प्रोड्यूस होने वाले सोर्सेज हैं जिनसे प्रोड्यूस किया जाता है बायो एथेनॉल को, राइस, व्हीट, कॉर्न, उनका प्राइस किस तरह से डिसाइड होगा दैट विल डिपेंड ऑन द oil public sector undertaking. And it is important to note that grain based ethanol prices are currently being decided by oil marketing companies only. So ethanol के अलावा, apart from fixing the price for ethanol, the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the 70,408.85 crore, that is the committed price support for what? For CCI. CCI here stands for Cotton Corporation of India, not Competition Commission of India. Cotton Corporation of India for 7 cotton season that starts from financial year 15 to financial year 21. तो 5 सीजन के लिए मिनिमम इतना सपोर्ट सीसीए ने कमिट किया है फॉर कॉटन प्रोक्योरमेंट. एंड द एक्सपेंडिचर वाज अप्रूव्ड फॉर रीइंबर्सिंग लॉसेस अंडर एमएसपी ऑपरेशंस. तो एमएसपी ऑपरेशंस रिलेटेड जो भी लॉसेस हुए हैं उसको ओवरकम करने के लिए सीसीआई को, यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, कैबिनेट कमेटी हम बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इतने रुपए देने वाली है कमिटेड प्राइस सपोर्ट, सो दैट सीसीआई कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विल कंटिन्यू इट्स कॉटन प्रोक्योरमेंट एंड विल सपोर्ट द कॉटन फार्मर. इसके अलावा जूट पैकिंग को लेकर भी द कैबिनेट हैज़ अप्रूव द रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग फॉर जूट ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 22. हालांकि अगर कॉटन प्रोक्योरमेंट की बात करें तो इस साल सीसीआई ने, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कॉटन प्रोक्योरमेंट नहीं किया था बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन. तो उसी को सपोर्ट करने के लिए 17,000 करोड़ का सपोर्ट कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया है. तो जूट पैकेजिंग को लेकर के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के, कॉटन के प्रोक्योरमेंट को लेकर के, एथेनॉल के प्रोडक्शन को लेकर के कल कैबिनेट कमेटी ने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए. And this is the ethanol procurement price for the season that start from December. तो हम देखते हैं 2019, 2020, 2021 और 2022 तक के लिए गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा. So this ethanol produced from B, heavy molasses, this gray bar, C stands for heavy molasses and this dark gray bar stands for sugar cane and juice syrup प्रोड्यूस एथेनॉल. तो फूड आइटम्स को लेकर के एथेनॉल प्रोड्यूस करने में बड़ा एथिकल कंसिडरेशन करना पड़ता है गवर्नमेंट को, इसके अलावा कंपनीज को भी. तो कुछ चीज़ें कन्विक्शन पर गवर्नमेंट ने छोड़ दी हैं ऑयल मार्केटिंग की, मोर स्पेसिफिकली सेकेंड जनरेशन एथेनॉल से रिलेटेड. इसके अलावा एमपी लैट से रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया. सेंटर टू रिस्टोर एमपी लैट फंड फॉर लास्ट 4 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22. यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को जो एमपी लैट था, व्हाट इज एमपी लैट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम दे मस्ट बी नोइंग व्हाट इज एमपी लैट. द फुल फॉर्म ऑफ एमपी लैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम. तो रिसेंटली कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने एमपी लैट को सस्पेंड कर दिया था. क्यों सस्पेंड कर दिया? क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड भी नहीं था. इसके अलावा एमपी लैट का यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रहा था क्योंकि उस समय स्टेट्स और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से दे वर बिजी इन सर्टन अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो अब उसके बाद फिलहाल रिसेंटली इस फाइनेंशियल ईयर 22 के जो लास्ट 4 मंथ्स हैं उसके लिए एमपी लैट को गवर्नमेंट ने फिर से रीस्टोर कर दिया है. So that were the few decisions that government has taken or the Cabinet Committee on Economic Affairs has taken on last Wednesday.
Now let us look into the article number 2 that is given on page number 4. UPI Auto Pay see 28% rise in recurring mandates. So at a time when recurring payment through cards saw huge disruption. Why huge disruption? Because of number of issues. One of the very important issues that RBI's new guidelines related to recurring payments. Apart from it, COVID-19 disruption has also caused a high fluctuation or huge disruption in a recurring payment. But yes, one of the very important reason is the new norms or new rules or new guidelines on e-mandates that recently RBI has pushed and implemented. And amid all these disruption, UPI Auto Pay saw the massive traction with mandate register recording impressive growth in the month of October. In spite of new regulation, new guidelines by RBI, UPI Auto Pay has seen a tremendous increase at a 28% increase or rise in its recurring payments in its recurring mandate. And as per the National Payment Corporation of India NPCI data, the volume in the month of October registered by Remitter Bank touched 4.03 million 40 लाख के registration हुए. That was up to 28.34% in comparison to the previous month, that is September. September में यही डेटा कितना था? September में this number was 3.14 million. तो 3.14 million से सीधा 4.03 million का जंप हुआ है mandate registered by Remitters Bank in case of UPI Auto Pay. And similarly in the month of August, अगर अगस्त का डेटा देखें तो it was 1.77 million. और उस ड्यूरेशन में नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ बैंक्स, नंबर ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज वर स्ट्रगलिंग विद द न्यू नॉर्म्स ऑफ RBI. So somewhere we can say that the compliances of new norms has increased. Subscription services had to comply with the new RBI rules, and traditionally they would have just been on the card or on the bank account. Now they have to register as per the new RBI guidelines. So now lot of subscription services are migrating to UPI. और इसके अलावा अगर डोमेस्टिक को छोड़ दो तो इंटरनेशनल जो पीरियोडिकल्स हैं दे आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज यूजर इन टर्म्स ऑफ रिकरिंग पेमेंट. सो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू शिफ्ट टू माइग्रेट टू UPI ऑटो पेमेंट ऑटो पे प्लेटफॉर्म्स. तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि फर्दर आगे भी UPI में जो रजिस्ट्रेशन है रेमिटर्स का वो रजिस्ट्रेशन का नंबर इंक्रीज होगा. एंड दैट ऑल थैंक्स गोज टू RBI's new norm policy or new regulation related to the recurring payment. And this is the payment boost. Mandate registration through UPI Auto Pay. August में it was 1.77. September में it was 3.14 and in October it increased up to 4.03 million. Now let us look into the article number 3 that is given on page number 6. COP26 draft decision shifts the goal post on climate financing. 12 नवंबर तक जो COP26 चल रही है उसके बारे में रेगुलरली न्यूज़ आ रही है और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं. कल की न्यूज़ में अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि इंडिया इज़ नॉट वेरी मच हैप्पी विद द COP26. क्यों? क्योंकि किसी भी तरह के फाइनेंशियल या फंड पूलिंग की को लेकर के कोई भी या फंडिंग को लेकर के कोई भी सिग्निफिकेंट डिसीजन COP26 में नहीं लिया गया था. एंड नाउ द ड्राफ्ट प्लेस बाय 2021 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑल्सो नोन एज COP26 presidency, which will serve as a negotiating text for the final outcome of the global climate conference, has offered no further enhancement to the climate financing budget as it was expected. और India is not very much enthusiastic, not very much happy. तो climate financing budget को लेकर के कोई भी enhancement नहीं किया गया है and has urged the developed world to meet at least $100 million per year target that was set in financial year 2009. और इंडिया का भी यही कहना था
कि फंडिंग के लिए, फाइनेंसिंग के लिए कोई बजट एलोकेट नहीं किया गया है। डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो पूल क्रिएट करें जिससे कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको फंडिंग हो, उनको फाइनेंस अवेलेबल हो टू शिफ्ट देयर ओरिएंटेशन, टू शिफ्ट देयर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टूवर्ड्स द ग्रीन वेंचर। तो जो फाइनल ड्राफ्ट प्रपोज किया है COP26 ने, उसमें कोई बजट जो 2009 में डिसाइड हुआ था, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली $100 बिलियन एंड दैट इज फिक्स्ड अमाउंट. नो चेंजेस और नो enhancement has been done in climate financing budget, and even in the budget it has been urged to the developed countries or the developed world that they should at least meet this budget requirement. This is the $100 billion per year that was set in financial year 2009. Apart from it, this time the budget first time discussed about the phasing out coal and subsidy for fossil fuel. तो coal रिलेटेड जो इंडस्ट्री हैं, फॉसिल फ्यूल रिलेटेड जो इंडस्ट्री हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, उनको जो सब्सिडी मिल रही है उसको रिमूव करने की, उसको फेस मैनर में हटाने की बात फर्स्ट टाइम इस बजट में कही गई है, जिससे कि कोल इंडस्ट्री और फॉसिल फ्यूल रिलेटेड जो इंडस्ट्री हैं वो डिस्करेज हों, कोल का प्रोडक्शन, कोल का यूटिलाइजेशन, फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन कम हो और एमिशन जो है वो रिड्यूस हो. इंडिया का जो मेजर इशू था क्लाइमेट फाइनेंसिंग बजट को लेकर के, उस पर कोई भी डिसीजन नहीं है, ना उस बजट को इंक्रीज़ किया गया है. बस केवल डेवलप नेशंस को बोला गया है दैट दे शुड एटलीस्ट ट्राई टू मीट द प्रीवियस कमिटमेंट ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग बजट. द नेगोशिएटिंग टेक्स्ट हाउएवर स्टेट क्लियर ऑन मेंशनिंग अ सेपरेट फंड फॉर लॉस एंड डैमेज. तो इफ़ यू रिमेंबर, लॉस एंड डैमेज के लिए भी इंडिया वॉज पायनियरिंग वन फंड फ्रॉम दोज 28 कंट्रीज हु वर एक्चुअली फेसिंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज और डेबिलिटेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, जिसमें मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि ऐसे कंट्रीज़ जो कि समुद्र के किनारे हैं, जो कि हिल्स में हैं, या जिनका जो टेरेन है वो हार्श है, तो जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से ऐसे कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दैट इज़ वाई दीज कंट्रीज़ कलेक्टिवली deciding or actually were deciding about the loss and damage fund. But yes, this particular draft that has been presented by COP26 जो कि सारे कंट्रीज साइन करेंगे, इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में किसी भी तरह के फंड जिसमें लॉस एंड डैमेज को कवर किया जाए इसका डिस्कशन नहीं हुआ है. एंड समथिंग दैट वाज डिमांडेड बाय और डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन डिमांडिंग दिस लॉस एंड डैमेज फंड. व्हाई? Because if you see, the developing countries are one of the worst affected countries or worst affected geographies by these extreme environment conditions. चाहे वो sea level बढ़ना हो, चाहे वो tsunami हो, चाहे वो earthquake हो, and that is why they were demanding certain pool fund for what? For their loss and damage that is specifically caused by the extreme environmental condition. And India has joined the hand with 24 like-minded developing countries to push for the climate disaster funding from the developed nation. That particular principle says that polluter pays. Those who are polluting, they should bear the consequences, they should bear the cost of loss and damage. But इस तरह के किसी भी डिसीजन पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है और ना ही ड्राफ्ट में इस तरह के किसी भी फंड को डिस्कस किया गया है. एट दैट ड्राफ्ट COP डिसीजन proposed said was developed country party operating entities of the financial mechanism, UN and intergovernmental organization and other bilateral and multilateral institution that includes the NGOs as well as the private sources. All they should provide enhanced and additional support for activity addressing loss and damage. तो एक वेग सा अगर आप बोलें स्टेटमेंट दे दिया गया है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑल पॉसिबल सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट जो भी वो प्रोवाइड करना चाहें वो अपनी मर्जी, अपने कन्विक्शन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकती हैं उन सारे लॉस एंड डैमेजेस को जो बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं कंट्रीज़ को. लेकिन कहीं भी किसी भी तरह के फंड की बात, एक मैंडेटरी फंड की बात नहीं करी गई है. हालांकि ड्राफ्ट में इस बात के लिए रिग्रेट भी रखा गया है कि जो 2009 में डिसाइड हुआ था, तो 2009 में $100 बिलियन का जो फंड डिसाइड हुआ था वो फंड का
अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा चुका है, लेकिन हाँ डेवलप कंट्रीज़ को बोला गया दैट दे शुड एक्चुअली speed up this process, allocate the budget in order to support this fund so that the developing countries can also go forward with the green technology. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इस ड्राफ्ट को जो फाइनलाइज हो रहा है, इसमें इंडिया के लिए एज सच कुछ भी नहीं है जो कि इंडिया डिमांड कर रहा था, और केवल इंडिया के लिए ही नहीं, जो अदर इंडिया जैसे डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके लिए भी कुछ नहीं है. So India was quite disappointed, or still quite disappointed with this particular draft of COP26, and this figure discussed about the demand and what is there in the draft. So you can have the glimpse of it कि क्या demand कर रहे थे developing countries और emerging economies, और उनको draft में क्या मिला है. That may be very important information for your upcoming exam. इसके अलावा एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ है कि यूएस इज़ रेडी और यूएस गोइंग टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस. अगर आपको पता हो व्हाट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दैट इज़ इंडिया बैक्ड इंटरनेशनल एजेंसी. कैसे इसमें ऐसे सारे कंट्रीज़ जो कि एक पर्टिकुलर रीजन, अर्थ है, अर्थ के एक पर्टिकुलर रीजन में जो कंट्री रिजाइड कर रहे हैं जहाँ पर सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा आती है, वो कंट्रीज़ इस पर्टिकुलर अलायंस का पार्ट है, सो दैट दे कैन यूज़ देयर सोलर एनर्जी बेटर इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज दोज हु आर नॉट इन दिस रीजन. तो इंडिया बैक्ड है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, हमने पूछा भी था एक बार. तो US is now ready to join this ISA, that is International Solar Alliance. And this particular approach of US will catalyze the global energy transition through the solar-led approach as per the government. And US membership was one of the major steps for the rapid deployment of the solar power as per the representative of US. Now let us look into some other news clips. Nykaa shines on D-Street debut. So FSN e-commerce venture, the parent entity of beauty startup Nykaa, saw its market value nearly double. That is over 1 trillion rupees, or in dollar it is $13 billion during its stock market debut on Wednesday. तो Wednesday को नाइका ने स्टॉक मार्केट डिब्यूट किया, और इस स्टॉक मार्केट डिब्यूट के बाद इमीडिएटली जो नाइका का वैल्यूएशन था, मार्केट वैल्यूएशन, वो $13 बिलियन तक पहुंच चुका है. शेयर ऑफ कंपनीज रोज 96% over its initial public offer price of approximately 1125 rupees per share, and that has close to 2207 rupees. So Nykaa, founded by Falguni Nayar, ये आप याद रखेंगे, as a former investment banker in India, and this is the first unicorn that has achieved this target to become the one unicorn. तो मैं कह सकती, this is the first startup by any woman in India that has achieved, or that has become the first unicorn of the India. And the strong debut has made Nair, who owns approximately 54% stake in the company's richest self-made female billionaire. Now let us look into the next clip. Paytm IPO muted at 1.9x subscription. So India का जो largest IPO by digital payment major Paytm parent company 197 Communication received a lukewarm response from the investors. तो इसने approximately 1.9 times subscription देखने को मिला है. Nearly 80% of the bid in the IPO that came from the overseas investors. तो 80% जो आया है, जो हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट आया है IPO में, that came from foreign investors, or we can say overseas investors. तो एक मिला जुला सा रिस्पॉन्स रहा. हम ये कह सकते हैं जितना एंटिसिपेट किया जा रहा था कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, इट इज़ गोइंग टू बी द इंडियाज़ लार्जेस्ट IPO बाय एनी डिजिटल पेमेंट मेजर, तो उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं आया. द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पोर्शन ऑफ द इशू वॉज subscribed 2.8 times. The wealthy investor portion saw just 24% subscription, and this is the response of investors into other major IPOs: Paytm, Zomato, Policybazaar, and Nykaa. And we can easily see Nykaa has gained or topped the list in terms of the subscription.
फॉलोड बाई जोमेटो। तो पेटीएम में उतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला जितना एंटिसिपेट किया जा रहा था। नाउ लेट अस लुक इनटू द नेक्स्ट क्लिप। हाई कमोडिटी प्राइसेस येट टू हिट इंडियाज आईएनसी profit. So high prices of commodity, raw material and energy have led to the sharp decline in the corporate margin across the sector. But yes, India के केस में it is yet to be affect the prices और ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो ये इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस जिस तरह से एनर्जी, क्रूड ऑयल, कमोडिटीज़ और रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, दैट वाज क्वाइट एंटिसिपेटेड कि इंडिया और ग्लोबल दोनों ही लेवल पे जो कंपनीज़ हैं उनका प्रॉफिट, उनका मार्जिन दैट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। द कंबाइंड नेट प्रॉफिट ऑफ 42 Nifty 50 companies that have declared their result for Q2 financial year 22 were अप 92.2%। तो ऐसा एंटिसिपेट किया गया था। बट येस, इंडिया के केस में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला जितना कि अदर बोले ग्लोबल लेवल पे देखने को मिला। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हाई कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं इंडिया में अभी भी थोड़े से लेट में इम्पैक्ट करेंगे। इंडिया जो आईएनसीज का प्रॉफिट है वो थोड़ा सा आगे चल के दिखेगा। बट येस, इन कंपैरिजन टू द ग्लोबल सिनेरियो, इंडिया में जो नेट प्रॉफिट रहा या जो मार्जिन रहा कॉरपोरेट्स का बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल, कॉस्टली रॉ मटेरियल्स, कॉस्टली कमोडिटी और क्रूड ऑयल, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं दिखा। मोर गेन्स फॉर कमोडिटी एंड BFSI firms that we can see in this graph. So the combined net profit of 42 Nifty 50 companies has increased approximately 19.2% in Q2 of financial year 22. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। PM Modi to launch RBI retail direct scheme tomorrow. So India is all set to open up its sovereign bond market to the individual buyers on Friday. तो अपने इन्वेस्टर बेस को वाइडन करने के लिए गवर्नमेंट अपनी फंडिंग को, अपने बोरोइंग प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए इज़ गोइंग टू लॉन्च RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम फॉर द इन्वेस्टर्स। रिमेंबर दिस नेम ऑफ दिस स्कीम, RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम। फ्राइडे को लॉन्च होने वाली है। एंड हु इज़ गोइंग टू लॉन्च? आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ गोइंग टू लॉन्च दिस स्कीम एंड रिटेल इन्वेस्टर्स कैन ओपन एंड मेंटेन देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट विद RBI फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर दिस scheme as per the RBI governor. And this had first flagged this initiative in the February policy review while calling it the major structural reform. So बहुत सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टर बेस को बढ़ाने के लिए, अपनी बोरोइंग्स के अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं दे कैन मेंटेन देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट विद RBI एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गवर्नमेंट को बोरोइंग के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, आसान हो जाएगा, गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, they can also invest directly into the government security. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.